Hello my dear students, how are you all? कैसे हो आप सब? My dear learners, my dear well wishers, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज के इस इंग्लिश के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके अंदर हम 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इंग्लिश के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे NDA और CDS की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो हरियाणा HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन ग्रामर के क्वेश्चन से अच्छे से रूबरू हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम से भी एक सवाल इनसे पूछ लिया जाए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 25 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, एरर क्या होगी। सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड, मान लीजिए यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो, विल यू गिव अस अ ट्रीट, क्या आप हमें एक ट्रीट दोगे। ट्रीट मतलब पार्टी, पार्टी मतलब भोज। ठीक है, यहाँ पे ट्रीट का मतलब प्यारे बच्चों खाने पीने से। किससे है? खाने पीने से। ठीक है, एक बढ़िया सी पार्टी क्या आप हमें दोगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है? दोगे क्या? कमेंट करके बताइए जरा। चलिए तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा। ए पार्ट है क्या सपोजिंग इफ में एरर है, या फिर सपोजिंग इफ की जगह इफ सपोज आना चाहिए, या फिर सपोजिंग इफ की जगह ओनली इफ आना चाहिए, या फिर नो इंप्रूवमेंट। बताइए बताइए क्या आएगा। स्टूडेंट, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है और सपोज और इफ एक साथ नहीं आते कभी। सपोज का मतलब भी माना कि, और इफ का मतलब भी यदि। ये दोनों एक साथ आ गए, ये एक साथ आएंगे नहीं। ना तो सपोजिंग इफ आएगा, ना इफ सपोज आएगा। अकेला क्या आएगा? इफ। तो आपको एक काम करना होगा, इसमें से सपोज को हटाना होगा और अकेला क्या रखना होगा? इफ रखना होगा। प्यारे बच्चों, मेरा आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। इफ यू आर सिलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन होता है, विल यू गिव अस अ ट्रीट। और ये टाइप फर्स्ट की कंडीशन है ना, इफ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल बताइए क्या आंसर आएगा। आई वुड रादर हैव अ नोबल एनिमी देन अ मीन फ्रेंड। मीन का मतलब होता है प्यारे बच्चों घटिया। क्या होता है? घटिया। ये कह रहा है मैं एक नोबल एनिमी मतलब एक अच्छा दुश्मन रखना पसंद करूंगा बजाय एक घटिया दोस्त के। जैसे काफी बार एक सेंटेंस हम बहुत बार लिखते हैं ना, आई वुड rather die than beg, मतलब मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय। I would rather die than beg। अब आपको बताना है भाई कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। सेकंड आएगा, सोचो। I would rather, अरे ये जो है ना, ये तो पोजीशन को दिखा रहा है। ये तो सही है। I would rather, अगर कोई वर्ब होती तो यहां पे वर्ब आ जाती। मेरा एक दोस्त होना तो मैं बोलूंगा ना आई हैव अ नोबल एनिमी, या फिर आई हैव अ मीन फ्रेंड। तो ये हैव तो बिल्कुल सही है। चलिए, तो वुड मोर हैव ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं जी। ठीक है, आई वुड हैव अ नोबल एनिमी, अरे रादर के बिना देन लगाओगे कैसे? रॉन्ग हो जाएगा। आई विल हैव, क्या अकेला विल हैव बिना रादर के आ जाएगा? गलत बात। प्यारे बच्चों, नो इंप्रूवमेंट। दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई वुड रादर हैव अ नोबल एनिमी देन अ मीन फ्रेंड, मतलब मैं तो एक अच्छे दुश्मन के साथ रहना पसंद करूंगा बजाय घटिया दोस्त के। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई वुड रादर हैव अ नोबल एनिमी देन अ मीन फ्रेंड सही है, क्योंकि रादर का पेयर फिर यहाँ पे किसके साथ आना है? देन के साथ बनना। नो इंप्रूवमेंट। दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक सेंटेंस और नोट कर लेना, आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगना, सॉरी मैं मरना पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने के। ठीक है जी, चलिए तीसरा सवाल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत गजब के सवाल है। ये क्या गजब का क्वेश्चन है। He decided to take the help of a guide lest he may miss the way। उसने एक गाइड से मदद मांगी थी। ठीक है, लेस्ट नहीं तो ही में मिस द वे, नहीं तो वो रास्ता मिस कर देता। क्या आएगा? कैसे? वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया कि सर LEST लेस्ट के साथ किसका पेयर बनता है?
शुड का, ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। ये सवाल मोडाल का भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पे LEST का पेयर किसके साथ बना रखा है, मे के साथ, और LEST का पेयर बनेगा किसके साथ, शुड के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विल कभी नहीं आएगा लेस्ट के साथ, ठीक है, माइट कभी नहीं आएगा। ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ए, ही शुड मिस द वे। अगर उसने गाइड से रास्ता ना पूछा होता तो लेस्ट ही शुड मिस द वे, तो वो रास्ता मिस कर गया होता, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। और ध्यान रखना LEST का पेयर शुड के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया ए पार्ट। फोर्थ पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा, बताइए 1 करोड़ का सवाल बता दीजिए फटाफट। He wanted my permission to take part in sports, वो चाहता था मेरी अनुमति खेलों में भाग लेने के लिए। अरे भाई टू टेकिंग पार्ट लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। अरे वो चाहता था मेरी परमिशन किस काम के लिए, टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। अच्छा इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, स्पोर्ट्स बन गया। ही वॉन्टेड, वो चाहता था क्या, मेरी परमिशन। और फिर भाई यहां पे बनेगा टू टेकिंग पार्ट, नहीं टू टेक पार्ट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अपने आप में जो टेक पार्ट होगा कहां पे गया, अच्छा फॉर द टेक पार्ट इन रॉन्ग हो जाएगा, फॉर टू टेकिंग पार्ट इन रॉन्ग हो जाएगा, टू टेक पार्ट इन, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। टू के बाद V1 और टेक पार्ट होता भाग लेना इन स्पोर्ट्स खेलों में। बिल्कुल आसान सा सवाल था, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, ठीक है जी। आगे बढ़े, आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन। वी आर डूइंग दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स, बताइए जी क्या गलती है क्या गड़बड़ है। बताइए शाबाश। वी आर डूइंग दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स। प्यारे बच्चों आर्टिकल में है ना, मैंने आपको बताया भी था पहले, पुअर का मतलब गरीब होता है और दा पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। आप पुअर का एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। यहां पे एक जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर पुअर्स लिखा गया है। अरे प्यारे प्यारे बच्चों रिच का प्लूरल बनता है दा रिच, पुअर का बनता है दा पुअर, पुअर का पुअर्स नहीं बनता कभी, रॉन्ग ऑप्शन। एक रह गया नो इंप्रूवमेंट, एक ये 2 ऑप्शन रह गए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। अच्छा यहां पे भी दा पुअर ठीक लिख रखा है, यहां पे भी दा पुअर सही है। दा पुअर का मतलब गरीब लोग होते हैं, इसके साथ एस मत लगाना, एस आ गया तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। वी आर डूइंग दिस, हम ये कर रहे हैं किसके लिए प्यारे बच्चों, यहां पे एक पर्पस होगा और पर्पस के लिए फॉर प्रेपोजिशन यूज की जाती है। पर्पस के लिए क्या आता है, फॉर प्रेपोजिशन। अब प्यारे बच्चों यहां पे फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। वी आर डूइंग दिस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, हम ये गरीबों के हित के लिए कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ द पुअर का मतलब होता है गरीबों का हित, ठीक है, और उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब टारगेट की बात हो, पर्पस की बात हो, तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फॉर। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। फिफ्थ का सी आ जाएगा। सिक्स्थ पे आइए, सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़िए। ही रीच हिज डेस्टिनेशन एट नाइट, वो अपने डेस्टिनेशन पर रात को पहुंच गया था। रीच के साथ प्यारे बच्चों कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखना। ही रीच रेलवे स्टेशन, ही रीच दिल्ली, ही रीच मुंबई, ना कि ही रीच एट मुंबई एट दिल्ली। इन दोनों में तो क्या आ गई प्यारे बच्चों, इन दोनों में तो प्रेपोजिशन आ गई, एक में एट और एक में क्या, ऑन। और मैंने बताया कि रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन आती नहीं, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल। ही रीच और अकेला डेस्टिनेशन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वो अपने डेस्टिनेशन पर रात को पहुंच गया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट। इसमें डेस्टिनेशन से पहले हिज ने लिखा हुआ, रॉन्ग हुआ, ये बिल्कुल सही है। ही रीच हिज डेस्टिनेशन एट नाइट, वो रात को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ का आंसर आ गया डी पार्ट। सेवंथ, वन इज ऑफन प्लीज विद हिमसेल्फ, एक आदमी अक्सर अपने आप से खुश रहता है। प्लीज का मतलब खुश या प्रसन्न, अपने आप से। अरे प्यारे बच्चों अगर ही होता तो क्या आ जाता, हिमसेल्फ। सी होता तो क्या आ जाता, हर सेल्फ। इट होता तो क्या आ जाता, इट सेल्फ। अरे प्यारे बच्चों वन आ गया तो क्या आएगा,
वन सेल्फ। क्या आएगा? वन सेल्फ। अब देखिए यहां पे डैम सेल्स कभी नहीं हो गए, प्लूरल बन गया। अच्छा एक, हाँ एक विद वंस सेल्फ। अच्छा ये होगा क्या? विद वंस सेल्फ, ये नहीं बनेगा, उसमें वैसा ही आपका मैं देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है एक तरीके से, ठीक है ना, विद वन सेल्फ। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट गलत होगा, ऊपर वाला भी गलत होगा। वन इज ऑफन प्लीज्ड विद वन सेल्फ, एक आदमी हमेशा अपने आप से अक्सर खुश रहता है। ठीक है जी, चलिए दूसरे की टेंशन नहीं लेता। एट्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए क्या गलती है। बहुत गजब के सवाल मैंने डाले और खासतौर से क्वेश्चंस रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, एनडीए सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन रहे हैं। हो सकता है हरियाणा के एग्जाम्स में भी ये सवाल आ जाए। जैसे सबसे पहला सवाल सपोजिंग और इफ वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कंडीशनल सेंटेंस का था पहला क्वेश्चन, बताइए क्या गलती है। स्टूडेंट आपने खूब सुना होगा अनलेस अनटिल के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। अनलेस अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो। अरे भाई जब इसके अंदर पहले से ना पड़ा है तो ये दोबारा से नोट लगाने की जरूरत क्या है भाई? जब अनलेस का मतलब पहले से ही ना या नहीं है तो दोबारा नोट क्यों लगा रहे हो? ये कह रहा है अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेब्ट। ये कहता है अगर आप सचेत नहीं रहोगे ना तो तुम एक दिन कर्जे में डूब जाओगे। यू विल रन इनटू डेब्ट, और अगर आप सचेत नहीं रहे, अरे ये अनलेस ही नहीं को बता देगा, नोट लगाने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो अनलेस यू आर वेरी केयरफुल, जब तक आप केयरफुल नहीं रहते हो यू विल रन इनटू डेब्ट, तो आप कर्जे में चले जाओगे। प्यारे बच्चों बताइए आंसर क्या होगा, बताओ। विल बी वेरी नहीं, मे बी नहीं, कुछ नहीं करना, नोट हटा दो, क्या बन जाएगा? आर वेरी। क्या बन जाएगा? आर वेरी। ए पार्ट बिल्कुल सही है। अनलेस यू आर वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेब्ट। और ध्यान देना अनलेस और अनटिल के साथ कभी नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है ना। किसमें? कंडीशनिंग क्लोज में। आगे वाले में नोट आ सकता है, ठीक है ना, कंडीशनिंग क्लोज में नहीं आएगा। तो आर वेरी आंसर आ जाएगा, वहां से नोट हटाओगे तो ये इतना सा पार्ट हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सही करना था, आर से लेकर के वेरी तक का, तो नोट आएगा नहीं, आर वेरी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ। नौवां सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए फटाफट। प्यारे बच्चों यहां पे आ गया सिंस और फोर, और सिंस और फोर आया करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक आदमी एक बात कह रहा है कि मैं बॉम्बे में पिछले 10 साल से रह रहा हूं, और आई एम लिविंग, जब इज़ेमार के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आती है तो बन जाता है टेम्परेरी एक्शन। लेकिन ये 10 साल से बॉम्बे में रह रहा है, ये तो परमानेंट रह रहा है। और अगर आपको परमानेंट एक्शन बनाना है और ये बताना है कि 10 साल से रह रहा है, तो भाई आप आई एम लिविंग नहीं, आई हैव बीन लिविंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिंस फोर आया है। और सिंस फोर के साथ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस और फोर। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भाई इसने तो इज़ेमार के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी, आएगी हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। आंसर कौन सा? हैव बीन लिविंग, ठीक है। पहचाना कैसे? पहचाना इससे सर, सिंस और फोर से, ठीक है। फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, और डी पार्ट भी नहीं होगा। आएगा आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 years। चलिए प्रोसीड, आगे बढ़े। 10th क्वेश्चन बताइए। पहले तो मैं इसमें अंडरलाइन पार्ट कर दूं जो आपको सही करना है। इसे सुधारना है इंस्टेड को, इंस्टेड को सुधारना है, बताइए। दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट यूज टू बी। अच्छा, यूज टू बी बताता है पास्ट की बात। एक आदमी कह रहा है ये जो स्कूटर है ना, ये जो चेतक है बहुत पुराना हो गया और ये आजकल इतना एफिशिएंट रहा नहीं जितना पहले कभी हुआ करता था। अब इसे सही करना, इंस्टेड इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मशीन। हालांकि ये अब भी बहुत
अच्छी मशीन है, इसकी जगह क्या आएगा? इंस्टेड का मतलब तो होता है ना के बावजूद, के बावजूद तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो राय मिलानी है, माना कि, और ये कहता है कि फिर भी ये आज एक क्या है, बहुत यूजफुल मशीन है, सिमिलरली आएगा नहीं। फर्दर मोर का मतलब होता है और भी अधिक, क्या होता है? और भी अधिक। नेवरदलेस का मतलब क्या होगा? ऐसा होने पर भी। नेवरदलेस का मतलब ऐसा होने पर भी, मतलब एक गरीब आदमी है जिसके पास 20 साल पुराना स्कूटर है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है ठीक है मान लिया आज इसमें उतना दम नहीं रहा जितना 1990 में होता था स्कूटर में, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए आज भी क्या एक यूजफुल मशीन है, और फिर भी ऐसा होने पर भी उसे कहा जाता है नेवरदलेस। ठीक है, ऐसा होने पर भी। ठीक है, तो भाई आंसर क्या आ गया? नेवरदलेस, सी पार्ट। कहानी समझ आ रही है? चलिए 11th पे आए। द टीचर एज वेल एज हिज वाइफ वर इनवाइटेड। ये सवाल है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। एक क्वेश्चन पक्का आता है किसी ना किसी पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्या आएगा? वॉज इनवाइटेड। एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर टीचर एज वेल एज हिज वाइफ, टीचर के साथ साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। ऐसे केसेस में जब एज वेल एज आता है तो प्यारे बच्चों S2 को प्रेफरेंस नहीं मिलती, प्रेफरेंस किसको मिलती है? S1 को। टीचर के साथ साथ मतलब हाईलाइट टीचर को किया जा रहा है, टीचर के साथ साथ उसकी पत्नी भी थी। प्यारे बच्चों यहां पे इस S1 के मुताबिक सब्जेक्ट आपकी जो वर्ब आती है। अब S1 है टीचर्स, सॉरी टीचर है तो वर नहीं, क्या आएगा? वॉज। वर आना नहीं, एज वेल एज में इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब तय होती है। अगर यहाँ टीचर्स होता ना तो वर आ जाता, यहाँ टीचर है तो क्या आएगा? वॉज। वर वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल, आंसर कौन सा? वॉज वाला, वॉज इनवाइटेड। ठीक है, पक्की बात। ये रहा जी सवाल, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन। आपका तो टॉपिक चल रहा है ना क्लास में भी, बताइए। बताओ क्या आएगा? आई विश आई कैन हेल्प यू। प्यारे बच्चों जब आई विश का प्रयोग किया जाता है तो आदमी बीते वक्त की बात कहता है। ठीक है, आई विश का मतलब होता है काश मैं ऐसा कर पाता, वुड दैट, और काश मैं ऐसा कर पाता ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है भाई। आई विश आई कैन हेल्प यू, ये बात पास्ट की है, और आई विश का मतलब मैं मानता हूं या फिर मैं सोचता हूं कि मैं आपकी मदद कर पाता लेकिन मदद कर नहीं पाया। ये कंडीशनल सेंटेंस होगा सेकंड। इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड या कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड या कुड और V1। और भाई ये इफ आई विश या तो इसकी जगह लिख दो इफ आई वर या कुछ ऐसा। मे हेल्प कभी नहीं होगा, कुड हैव हेल्प नहीं होगा, ये तो भाई टाइप 3 में आता है। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो टाइप 3 की कंडीशन में आता है। रॉन्ग हुआ, आंसर आएगा बिल्कुल सही कुड हेल्प। क्या आएगा? कुड हेल्प। ये टाइप 2 की कंडीशन है भाई। ठीक है, चलिए My brother is looking forward to meeting his employers tomorrow. एरर बताइए क्या है? आपको टू मीटिंग को सही करना है। अगर टू मीटिंग अपने आप में बिल्कुल सही है तो फिर आ जाएगा आंसर नो इंप्रूवमेंट, और अगर टू मीटिंग में कोई एरर गलती है तो फिर बताइए है क्या? क्या आएगा? प्यारे बच्चों जैसे बी के बाद इजएमआर के बाद यूज टू आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया करते हैं, वैसे ही कुछ फ्रेजेस होती है जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में हमेशा जिरंड इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिरंड। बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्यारे बच्चों नो इंप्रूवमेंट, सही लिख रखा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आ गया? मीटिंग। मेरा भाई माय ब्रदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज एम्प्लॉयर्स टुमारो, हिंदी यही बनेगी
कि मेरा भाई अपने एम्प्लॉयर से कल मिलने जा रहा है, कल उनसे मुलाकात करने जा रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं द प्लेयर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले, नहीं टू प्लेइंग द मैच, ठीक है। डी पार्ट आंसर होगा, ए बी सी तीनों गलत है, ठीक है। यहां पे 4 नहीं आएगा, यहां पे दैट नहीं आएगा। 14th पे आओ। माई फादर हैज गिवन हिज एसेंट फॉर माई लॉन्ग टूर, बताइए क्या होगा। हिंदी बताइए पहले तो, हिंदी क्या बनी बताइए पहले। अरे मेरे पापा ने ना अपनी सहमति दे दी है मेरे लॉन्ग टूर के लिए कि बेटा गर्मियों के दिन है, तुझे शिमला चंडीगढ़ मनाली कहीं जाना है, चले जाओ, हाँ जो बढ़िया वक्त बिताना बिता लो बेटा, ठीक है। अब मेरे पापा ने इजाजत दे दी मेरे लंबे टूर के लिए कि जा बेटा काचे काट। अब काचे काट तो क्या आएगा बताओ। इसका मतलब होता है, एक मिनट प्यारे बच्चों, इस एसेंट का मतलब होता है, जैसे आप सुनते हो ना मैथ में असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इस एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है, उभार होना किसी चीज का, बढ़ना होना, ठीक है। ये तो वो असेंडिंग ऑर्डर वाला है। अब मेरे पापा ने अपनी बढ़ोतरी दी, मेरे पापा ने अपना उभार दिया मेरे टूर पे, ये तो गलत बन जाएगा। इस एक्सेंट का मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश में यूज किया जाता है ना एक्सेंट, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, बोले तो उच्चारण, इसका मतलब क्या होता है उच्चारण। अब मेरे पापा ने मेरे लंबे टूर के लिए उच्चारण भी नहीं दिया। अप्रूफ नाम का कोई वर्ड नहीं होता, अगर यहां पे अप्रूवल होता तो चल जाता। अप्रूवल का मतलब होता है सहमति, राय, लेकिन ये अप्रूफ है, ये कुछ नहीं होता। आंसर बना एसेंट और इसका मतलब होता है सहमति। क्या होता है प्यारे बच्चों, सहमति। तो मेरे पापा ने हैज गिवन दे दी है हिज एसेंट फॉर माई लॉन्ग टूर, मेरे लंबे टूर के लिए अपनी सहमति दे दी है कि बेटा आप जा सकते हो। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया, सी पार्ट, ठीक है। आगे बढ़े। हैवी वर्क हैज बीन थ्रस्टेड ऑन मी, बहुत गजब का सवाल। आपको सही सेंटेंस, अगर आपको लगता है हैज बीन थ्रस्टेड बिल्कुल सही है, तब आंसर क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, नो इंप्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि आंसर में कहीं गड़बड़ है और हैज बीन थ्रस्टेड को रिप्लेस करने की जरूरत है, तो बताइए फिर आंसर कौन सा होगा। पहले तो आपको थ्रस्ट का मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है ढकेलना, थोपना। हैवी वर्क हैज बीन थ्रस्टेड ऑन मी, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काम थोपा जा चुका है, ठीक है, धकेल दिया गया है। और एक चीज का ध्यान रखना, THRUST थ्रस्ट, THRUST थ्रस्ट एंड THRUST थ्रस्ट। प्यारे बच्चों इसकी V1 V2 V3 तीनों सेम होती है। कई बच्चे इसमें ईडी लगाने की कोशिश करेंगे और जो ईडी लगाएगा वो फंस जाएगा। मतलब थ्रस्टेड तो इसकी फॉर्म ही नहीं होती, थर्ड फॉर्म, या तो होगा थ्रस्ट ये वाला या होगा ये, अच्छा डाउन आएगा नहीं, आंसर है। और वैसे भी पैसिव बनेगा। हैवी वर्क हैज बीन थ्रस्टेड नहीं, हैवी वर्क हैज बीन थ्रस्ट ऑन मी, ठीक है। सेंटेंस से कुल मिला के ठीक था, बस गलती यहां थी कि यहां पे ईडी लगा रखा है और थ्रस्ट की थर्ड फॉर्म थ्रस्ट ही रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ए पार्ट। 16th क्वेश्चन, बताइए क्या गलती है। हार्डली स्कार्सली का पेयर किसके साथ बनता है कंजंक्शन में, हार्डली स्कार्सली का पेयर बताइए, व्हेन के साथ, और नो सूनर का देन के साथ। बताइए गलती का है। नो सूनर हैड ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट नॉवेल ही फेल सीरियसली इल, जैसे तैसे करके उसने अपनी पहली नॉवेल पूरी की, तभी वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। बताइए क्या बनेगा इसमें, बताओ क्या आएगा।
मैंने देन लिखा नहीं क्या इसमें? प्यारे बच्चों एक काम करना, नो सूनर का पेयर देन के साथ बनता है, यहां पे देन लिखना आपको, फर्स्ट नोवेल देन ही फेल सीरियसली इल, हाँ यहां पे देन आएगा नोवेल और ही के बीच में, ठीक है ना। अब बताइए प्यारे बच्चों इसमें कोई गलती नहीं है, या तो आप इसको डिड से भी बना सकते हो, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, नो सूनर डिड ही कंप्लीटेड नहीं आएगा, फिर आएगा कंप्लीट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि नो सूनर का पेयर आप जब हैड से बनाना चाहो तो प्यारे बच्चों कौन सी फॉर्म लगाओ? थर्ड फॉर्म। अगर आप डिड से बनाना चाहो तो कौन सी फॉर्म लगाओ? फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड ही कंप्लीट, नो सूनर डिड ही कंप्लीट, या बोलो नो सूनर हैड ही कंप्लीटेड। जैसे तैसे करके उसने अपनी फर्स्ट नॉवेल पूरी की, देन ही फेल सीरियसली, तभी वो क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। प्यारे बच्चों कोई गलती नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ हैड के साथ V1 लगा देता, गलती थी, डिड के साथ V3 लगा देता, गलती थी, ठीक है, लेकिन अभी कोई गलती नहीं है। ओके आगे बढ़े। ये आ गया जी आपका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का सवाल जो मैंने आपको क्लास में करवा दिया। मोडाल्स पढ़ लिया, क्वेश्चन टैग पढ़ लिया है ना। वी कांट गो, सॉरी वी कैन गो आउट वेन एवर वी चूज टू, हम जब चाहें बाहर जा सकते हैं। इजंट इट, क्या नहीं जा सकते? अरे हम जब एक बात बताइए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक तो सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक क्वेश्चन मार्क और एक क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब। स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऊपर वाली यहां से लेकर के यहां तक की स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो नोट आना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? कैन, तो कैन नॉट वी क्या बनेगा? कैन नॉट वी। इसने बोल दिया वी कैन गो आउट, हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है, जब भी हम जाना पसंद करें। क्या नहीं जा सकते? कांट वी, आंसर आ गया ए पार्ट। आसान सा सवाल था। 18th क्वेश्चन बताइए, गजब का सवाल है ये। सवाल है आपका कुछ कुछ कंजंक्शन का, बताइए क्या बनेगा। 18th क्वेश्चन बताइए। पहले तो आपको कॉन्साइंटियस का पता होना चाहिए। ही वॉज टू कॉन्साइंटियस, वो इतना ईमानदार था इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। देखिए डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज का मतलब है अपनी ड्यूटी को निभाने में, ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है, अपनी ड्यूटी को वहन करने में वो इतना ईमानदार था। दैट ही कुड नॉट सर्व दैट एक्सप्लॉइटर फॉर लॉन्ग। दैट एक्सप्लॉइटर का मतलब जो शोषण उसके साथ चल रहा था ना, उसको वो लंबे टाइम तक स्वीकार नहीं कर सकता था, जैसा कि वो अपनी ड्यूटी में बड़ा ईमानदार रहता था। प्यारे बच्चों एक सो का पेयर बनता है दैट के साथ, और एक टू का पेयर बनता है टू के साथ। मान लीजिए मैं दो सेंटेंस लिखूं, मैं लिखूं ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसकी हिंदी बनेगी वो इतना थका हुआ है कि चल भी नहीं सकता। और अगर इसको शो से बनाना तो बनाना पड़ेगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, दैट ही कांट वॉक। आप एक ही बात को शो दैट से बना सकते हो और उसी बात को टू और टू से भी लिख सकते हो। वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। मैं ये कहना चाहता हूं इस टू के बाद में पेयर किससे बनेगा? टू से। लेकिन भाई इसने तो इस टू के बाद में पेयर किससे बना दिया? दैट से। और प्यारे बच्चों आएगा टू, टू आएगा तो एक काम करो, ये दैट वाला ऑप्शन कैंसिल, ये फोर वाला ऑप्शन कैंसिल। आंसर कौन सा सही? टू सर। बहुत अच्छा सवाल था कि टू का पेयर टू के साथ बनता है, ठीक है। 18 का आंसर आ जाएगा सी। नाइनटीन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए। एक इडियम एक मुहावरे का क्वेश्चन है, क्या आएगा बताओ। डिसाइड वन वे और द अदर, एक रास्ता चूज कर लो, और अदर और द अदर या तो दूसरा। यू कांट बी सीटिंग ऑन द फेंस, आप फेंस के ऊपर
बैठे नहीं रह सकते। फेंस का मतलब होता है बॉर्डर, फेंस का मतलब होता है मैं कह दूंगी आपका एक फेंस जो हम काफी बार बोलते हैं गांव में देहात में, एक वर्ड होता है बाड़, खेतों के चारों तरफ जो करते हैं उसे फेंस कहा जाता है। नो इंप्रूवमेंट, वेरी गुड। यू कांट बी सिट, और ये एक जो ईडियम होता है ये होता है सिटिंग ऑन द फेंस। अब इसने बोल दिया यू कांट बी सीटेड ऑन द फेंस, ये होता ही नहीं ईडियम। ईडियम होता है यू कांट बी सिटिंग ऑन द फेंस। अच्छा, बी सीटेड एंड फेंसिंग रॉन्ग हो गया। बी डांसिंग ऑन द फेंस, अच्छा बॉर्डर पे नाचते रहो। आंसर आ गया भाई क्या, डी, यू कांट बी सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब आप बीच में बॉर्डर पर बैठे नहीं रह सकते। जल्दी फैसला कीजिए, भारत में जाना या पाकिस्तान में। ठीक है, ये तो वो कहानी है, डिसाइड वन वे और द अदर, यू कांट बी सिटिंग ऑन द फेंस, नो इंप्रूवमेंट। बीसवां सवाल, बड़ा गजब का क्वेश्चन, बताइए जी। प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। ये सारे सवाल भारत सरकार पूछ चुकी है भाई। ठीक है, दिस बुक इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। अरे तीन बंदों में से एक बंदा सबसे बढ़िया बताना है। नहीं यार, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अरे तीन किताबें हैं, उनमें से एक किताब सबसे अच्छी बतानी है। तीन स्टूडेंट बैठे, उनमें से एक सबसे अच्छा बताना है। मैं बोलूंगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द थ्री। ये वही तो कहानी है। दिस बुक इज द मोर इंटरेस्टिंग, नहीं द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। तीन किताबें, एक नंबर, सॉरी एक मिनट, तीन किताबें, एक दो तीन, ठीक है, पहले नंबर की, दूसरे की, तीसरे की, और तीनों में से एक को अच्छा बता रहा है। तो तीनों में से एक को अच्छा बताएगा तो ये कहेगा ना द एसडी, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री तो कौन सा ऑप्शन, बी। एक बच्चे ने सही कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डिग्री, मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री। तो प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री आएगी और उसके साथ क्या आता है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, 21, 21, 21 ये रहा। ऐसा ही एक सवाल करवा चुका हूं आपको कि मैं बॉम्बे में पिछले 20 साल से रह रहा हूं, ठीक वैसा ही सवाल है ये। सी क्या बनेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, मतलब 3/4 ऑफ एन आवर का मतलब हो गया 45 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूं। और भाई अगर मैं 45 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूं तो 45 मिनट के लिए 4 आएगा ना। अगर कहता मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं तो पहले बच्चों सिंस आता, शाम से इंतजार कर रहा हूं तो सिंस आता, कल से इंतजार कर रहा हूं तो सिंस आता, लेकिन 45 मिनट से, 45 दिन से, 45 घंटों से तो 4 आएगा। 4 आएगा तो भाई ये तो टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस और फॉर, और सब्जेक्ट हैज हैव बीन चूज करोगे तो भाई आई एम वेटिंग वाला तो कैंसिल, आई हैव बीन वेटेड थोड़ी ना, वेटिंग आना चाहिए था, कैंसिल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, मैं 45 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, अच्छा मैंने इसमें बताया नहीं क्या, इसमें जो पार्ट आपको अंडरलाइन करना है वो है इज वर्किंग। यहां पे जो पार्ट आपको अंडरलाइन करना वो इज वर्किंग। अब प्यारे बच्चों इसे बदलना है। अगर आपको लगता है ये सही है तो आंसर क्या आ गया, नो इंप्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि इज वर्किंग को बदलने की जरूरत है तो फिर आंसर बताइए क्या आएगा, ए, बिल्कुल सही बताया। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कह रहा है कि पिछले 3 महीनों से रमेश इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। और 3 महीने प्यारे बच्चों काउंटेबल हो गए ना, गिने जा सकते हैं, या फिर नंबर की फॉर्म में, तो 4 सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा 4, ये तो सही है। अब भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो वो काम कर रहा है, अभी तक फैक्ट्री छोड़ी नहीं है। रमेश हैज बीन वर्किंग, ए इज द राइट ऑप्शन। ये भी नहीं आएगा, इसमें वर्कड आ गया, इसमें बीन आया ही नहीं। ठीक है जी,
बताइए, गजब का सवाल। रमन वॉन्ट्स टू डिस्पोज ऑफ हिज हाउस। डिस्पोज क्या होता है? अच्छा, डिस्पोजल क्या होता है? अब बहुत बार लेते हो डिस्पोजल, तो दिन में नहीं शाम को ले लेते हो डिस्पोजल, ठीक है? हाँ भाई, क्या मतलब होता है डिस्पोजल का? कभी पूछा दुकान वाले से, भाई साहब इतने रुपए ले रहे हो, एक बार डिस्पोजल का मतलब बता दो? कभी नहीं पूछा होगा आपने। डिस्पोजल लिया, पिया, खाया पिया किया, फिर डिस्पोजल फेंक दिया, अगले दिन फिर शाम को नया डिस्पोजल लेके आ गए। बताओ भाई, कितने दिन तक रखोगे डिस्पोजल? मतलब नहीं जानोगे क्या? डिस्पोजल का मतलब होता है निपटाना। कोई आदमी ठंडा लेके आ गया, कोका कोला लेके आ गया, ठीक है, अब पियोगे कैसे? हाथ से। उससे निपटाने के लिए कुछ चाहिए, और वो होता है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटारा करना, काम तमाम कर देना। और एक आदमी चाहता है अपने घर का काम तमाम करना, बोले तो भाई साहब जैसे तैसे करके बिकजन है वो, बस यार बेच दो, इसने खून पी लिया, भूत बहुत है इस घर में। अब भाई खून पी लिया, भूत बहुत है, तो ये आएगा डिस्पोज ऑफ, और इसका मतलब होता है बेचना, निपटा देना, ठीक है? इसने डिस्पोजल ऑफ कर रखा है। अरे भाई, डिस्पोजल ऑफ तो कोई फ्रेज ही नहीं होती, डिस्पोज ऑफ होता है भाई, DISPOSE और OF, ठीक है? ये डिस्पोज OFF कर दिया उसने, आंसर आएगा डिस्पोज ऑफ, ए पार्ट 23 का ए आंसर आएगा, ठीक है? कि रमन चाहता अपने घर को, देखिए इसका मतलब होता है जैसे तैसे करके बेच देना, लाभ कमाने की इच्छा नहीं आदमी की। बस जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई बाइक है, ठीक है, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रही है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई कह रहा है भाई साहब 10,000 रुपए दे दूंगा, आप चाह रहे हो 15 में बिक जाए, फिर आप कह रहे हो यार दे दे यार 10 में, जान दे, वो होता है डिस्पोज ऑफ। क्या होता है? डिस्पोज ऑफ। प्यारे बच्चों आ जाइए 24 पे, बताइए शाबाश फटाफट। एक इडियम है, एक मुहावरा है, बताइए। पहले तो आपको इस मुहावरे का मतलब बताना होगा। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। कप है आपके हाथ में, लिप होटियां है, ठीक है, चाय पीनी है, थोड़ा सा फासला है ना, लेकिन इस फासले में बहुत सारी चीजें घटित हो सकती है, मतलब ज्यादा राजी होने की जरूरत को नहीं। हाँ हाँ एक बच्चे ने कहा ज्यादा राजी होने की जरूरत को नहीं, चाय खिंडी भी सी गए इसका मतलब है भाई कि अभी लिप्स और कप के बीच में काफी फासला है, चीजें काफी बदल सकती है। कहने का मतलब अभी पिछले दिनों जब कुलदीप बिश्नोई ने पूरा दावा किया कि वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अभी तक जो फासला था वो कप और लिप का था। कुलदीप बिश्नोई को आभास नहीं हुआ कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी बनेंगे, उन्हें विश्वास था कि वही अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे, पूरी संभावना थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए सिचुएशन थी बिटवीन द कप एंड द लिप, और कप और लिप के बीच में बहुत कुछ बदल गया। मतलब जब तक चीजें बिल्कुल सर्टेन ना हो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि चीज ऐसे घटित होगी। मतलब कुछ चीजें जब तक हो ना जाए तब तक नहीं कहा जा सकता कि वो यस में जाएंगी या नो में जाएंगी। हमें लगता है कई बार की चीजें हमारे पक्ष में जाएंगी, लेकिन वो गलत जा सकती है। इसे कहा जाता है बिटवीन द कप एंड द लिप होता है ये। और गलती ये थी भाई, इससे पहले दा आना था। क्या आना था? अरे ये क्या हो गया भाई? बैटरी डाउन हो गई। चलिए कोई नहीं, इसी के ऊपर बता देता हूं, ठीक है, इसी के ऊपर बता देता हूं। यहां पे आएगा स्टूडेंट बिटवीन द कप एंड द लिप, एंड द लिप के अभी जो फासला है वो बिटवीन द कप एंड द लिप। तो भाई इसने गलती ये थी, द कप एंड लिप कर दिया, और ये ईडियम होता है बिटवीन द कप एंड द लिप। आंसर कौन सा? बिटवीन द कप एंड द लिप। आंसर होगा प्यारे बच्चों सी पार्ट। क्या होगा? सी पार्ट। देयर आर मैनी अ स्लिप, मतलब बहुत सारी चीजें घटित होनी बाकी है बिटवीन द कप एंड द लिप। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा सी पार्ट। कहानी समझ आ रही है? आ जाइए।
अब आ जाइए 25 और ये है आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। बताइए फटाफट। 40 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है, पता नहीं चला 40 मिनट हो चुके हैं। चलिए बताइए फटाफट। आई रिग्रेट फॉर यूजिंग ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स अगेंस्ट अ मैन सो माइटी, मतलब मैं बड़ा पछता रहा हूं, एक महान आत्मा के खिलाफ मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। सो माइटी का मतलब इतना महान आदमी, इतने महान व्यक्तित्व का धनी, और उसके लिए मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं पछता रहा हूं। आई रिग्रेट, अरे रिग्रेट अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेकर के आती प्यारे बच्चों। बोला जा सकता आई रिग्रेट यूजिंग ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स, मैं पछता रहा हूं कि मैंने प्रयोग किया कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स का अगेंस्ट अ मैन, एक आदमी के खिलाफ, सो माइटी जो इतना महान था, इतना अच्छा था। तो भाई सीधा लिखिए ना आई रिग्रेट, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है भाई, तो इस फोर को एलिमिनेट करना होगा, रिमूव करना होगा। सो आंसर इज सी पार्ट। कौन सा पार्ट आंसर होगा? सी। ठीक है प्यारे बच्चों, सो आज की क्लास को मैं यहीं क्विट कर रहा हूं। इसके अंदर हमने 25 क्वेश्चंस पढ़े हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ज्यादातर ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के थे, एनडीए के। ठीक है ना, आप अंदाजा लगा सकते हो कि एनडीए सीडीएस में जिसमें 200 नंबर की इंग्लिश आती है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। बिल्कुल आसान से सवाल है और टाइम टाइम पर मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, बताता रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें। ग्रामर के सवाल हैं, ये सारे के सारे कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, हो सकता है आपके पेपर में भी स्ट्राइक कर जाएं। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।